Hey everyone, welcome to Alicia Academy. How are you all? I hope you all are doing well. कैसी चल रही है प्रिपरेशन बच्चों? बताओ मुझे कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? अब तो टाइम आ गया, अब तो मतलब पीछे रहना ही नहीं है ना? बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो बच्चों. दिस टाइम वॉन्ट बी कम बैक, ठीक है? बहुत कम टाइम बचा है. दिसंबर में आप लोगों के एग्जाम हैं, ये माइंड में रख के चलो, ठीक है? वॉट यू नीड टू डू नाउ, अभी आपको सिर्फ जितना भी पॉसिबल हो आप मॉक टेस्ट लगाओ. फुल मॉक टेस्ट, फुल प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो. मैं भी आप लोगों को दे रही हूँ, वो लगाओ. अच्छे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं बच्चों, ऐसी बात नहीं है. काफ़ी अच्छे मॉक टेस्ट मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाए हैं. वो मॉक टेस्ट दो, ठीक है? डाउट आ रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो इस नंबर पे, आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है? मैंने आपको पीडीएफ दी है, नोट्स दिए हैं अपने, सब उनसे पढ़ो. ज़्यादा करने की नीड नहीं है. अभी फिलहाल 10 ईयर्स के पीवाईक्यू तो आपको करके ही जाने हैं. अगर आपने ये कर लिया ना 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज, ठीक है, आपका डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है? तो एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू नाउ, पहले तो पीवाईक्यूज डेली का एक सेट लगाना है. मैंने आपको पहले भी बोला था, डेली एक फुल मॉक तो लगाना है, एक फुल पीवाईक्यू सेट तो लगाना ही लगाना है, ठीक है? दूसरा, जितना पॉसिबल हो आप एमसीक्यू करो. जो मैंने अपने हैंडमेड नोट्स दिए, कुछ स्लाइड्स भी दी हैं, नोट्स को डेली बेसिस पे रिवाइज करो. एक दिन एक यूनिट कर लो, एक दिन एक यूनिट कर लो, ये रिवाइज करो. मतलब कि इफ आई से 10-15 डेज अभी हम मान के चलते हैं, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद ही होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है. 15 डेज है आपके पास, ठीक है? 15 डेज ये स्ट्रैटेजी अपना लो बच्चों, आपका सीटेड क्वालिफाई है. डेली एक सेट पीवाईक्यू का, एमसीक्यू जितना पॉसिबल है, और नोट्स को रिवाइज, नोट्स की रिविजन, ठीक है? ये कर लो, आपका सीटेड हो जाएगा. मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलोगे तो आपका सीटेड क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, देखो मैंने लिखा भी, लेट्स क्वालिफाइड सीटेड विद शिखर शेरावत. ओके, चलो करते हैं. ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ आज. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ. कौन सा एनिमल है जिसके जो फ्रंट के टीथ हैं वो ग्रो करते रहते हैं? मतलब जो ये फ्रंट वाले टीथ हैं ये ग्रो करते रहते हैं. वो ऐसा कौन सा है, उसकी पूरी लाइफ तक, जब तक वो जीवित है तब तक उसके जो फ्रंट के टीथ हैं वो ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं. व्हाट इज ग्रो का मतलब? बढ़ते रहते हैं, ठीक है? तो ऐसा कौन सा एनिमल है? इज इट अ कैट, स्क्वेरल, स्नेक और टाइगर? बताओ. बिल्ली, गिलहरी, सांप या चीता? कैट, squirrel, snake or a tiger? Tell me. Yes, you are absolutely right. The correct option is squirrel. जो squirrel है उसके जो फ्रंट के टीथ है वो ग्रो करते रहते हैं, इसलिए आपने देखो वो कितरती रहती है ना, कुतरती रहती है. तो अगर आप कोई भी कपड़ा डाल दो, गिलहरी क्या करती है, स्क्वेरल क्या करती है, उसको कुतर देती है, क्योंकि वो टीथ बढ़ते हैं तो घिसते हैं, फिर जो ऐसे वो करती है, ठीक है? तो जो फ्रंट के टीथ हैं वो ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ, वो किसके होते हैं? स्क्वेरल के. ओके. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, identify the most suitable characteristic from the given option about the honey bee. Okay, अब हमें honey bee के बारे में बताना है. ये वाला हमने किया था ना प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में, मैंने ये वाला आपको एक्सप्लेन भी किया था ईवीएस की क्लास में. अगर आपने नहीं देखी ईवीएस की क्लास तो यू मस्ट गो एंड वॉच दैट, ठीक है? ईवीएस का फास्ट रिविजन कोर्स मैंने चलाया हुआ है, जिसमें मैं चैप्टर वाइज आपको करा रही हूँ, ठीक है? फास्ट रिवीजन कोर्स है, चैप्टर वाइज में वहाँ पे आपको करा रही हूँ. मैंने ये वाला क्वेश्चन वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसके सारे करेक्टरिस्टिक हनी बी के. अभी ये आए हैं, बाकी के भी आ सकते हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि क्लास को देखना एक बार. पीडीएफ मैंने दे दी है, ठीक है? आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? मैं वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ. ओके, तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं. हनी बी के मोस्ट सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ओनली द क्वीन बी लेज द एग. क्या जो क्वीन बी होते हैं वही सिर्फ एग ले करती, मतलब एग्स देती हैं? जो मेल बीव्स हैं उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता एज अ वर्कर? जितने भी फीमेल बी हैं क्या सब एग देती हैं? वर्कर्स बीज लुक फॉर फूड. जो वर्कर्स बीज हैं वो फूड के लिए फूड ढूंढती हैं, अपने खाना ढूंढते हैं और उनको बी हाइव में लेके आती है. व्हाट इज बी हाइव? मधुमक्खी का छत्ता. यू गाइस नो इट वेरी वेल ना?
बी हाइव इज मधुमक्खी का छत्ता। अच्छा एक चीज तो हमें क्लियर है, देखो ऑप्शंस को कैसे करना है एग्जाम में भी, कैसे डील करना है क्वेश्चन के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा ऑप्शन में ए तो है ना, ए तो है, तो मतलब ए तो मेरा करेक्ट है, इतना मुझे पता चल गया। नेक्स्ट इज बी। ठीक है, बी पे आते हैं। अगर आपको नहीं भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे डील करना है। द मेल बी हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। ठीक है, इसको एक पल के लिए रखते हैं साइड में। अगर मेरा ए सब में है तो सी तो करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक बी हाइव में एक क्वीन भी होगी। ठीक है, एक क्वीन भी है, बाकी फीमेल बीस हैं और मेल बीस हैं। ठीक है, फीमेल और मेल बी है, इतना तो पता चल ही गया हमें। ठीक है, अब इस मुझे फर्स्ट ऑप्शन से क्लियर है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है तो सही है। ओनली अगर क्वीन भी देगी तो बाकी की फीमेल बीस तो नहीं दे सकती ना, तो सी तो आएगा नहीं, जहां पे सी है उसको कट कर देते हैं, ये तो आएगा नहीं। अब मेरा ऑप्शन इन दोनों से बनता है। अब मुझे समझ में आ गया डी भी आएगा। ठीक है, और अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है तो मेल बीस का जो है स्पेशल कोई स्पेशल रूल नहीं होता है। ठीक है, तो ए बी और डी ऑप्शन हमारा सही है, जो सी ऑप्शन हमारा गलत है। तो समझ में आ गया ना, मतलब हमें इतना पता चल गया कि थर्ड या फोर्थ में से होगा, और फिर एकदम से अगर आपको क्लिक कर जाए तो योर करेक्ट आंसर इज सी। आपको समझ में आ गया ना हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस। नहीं भी आता है तो भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, सो योर नेक्स्ट, आपको ये क्लियर है ना, जो क्वीन बी होती है वो एग देती है, जो फीमेल बीज हैं वो फूड लेके आती हैं, वो एज अ वर्कर वहां पे काम करती हैं। जो मेल बीज हैं वो बहुत कम होते हैं, कोई स्पेशल रोल नहीं होता एज अ वर्कर। ठीक है, मैंने पूरा ईवीएस की रिवीजन फास्ट रिवीजन कोर्स में कराया है, आप एक बार जाके जरूर चेक करना बच्चे। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल हु हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट, लोग जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं एटलीस्ट 25 साल से, हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड, तो उनका राइट है फॉरेस्ट की लैंड पे। एंड व्हाट इज ग्रोन, और क्या वो उस पे उगाते हैं ये भी उनका राइट है। तो ये एक्ट कौन से एक्ट से डिराइव करता है? राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, नेशनल फॉरेस्ट 1988 और इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019। जो लोग फॉरेस्ट में पिछले एटलीस्ट 25 साल से रह रहे हैं तो उनका राइट है फॉरेस्ट की लैंड पे, और क्या ग्रो करना है ये उनकी चॉइस है। तो ये जो है ये कौन से एक्ट से रिलेटेड है? कम ऑन गाइस, बहुत इजी है, राइट है उनका। ठीक है, तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 इज द करेक्ट आंसर। इजी है ना, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। ये सीटेट के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले हैं जो मुझे लगा जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चंस भी पसंद आए होंगे और ये भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस के साथ डील करना है। इतना समझ में आ रहा था इस क्वेश्चन से कि जो लोग 25 साल से रह रहे हैं ये उनका राइट है। क्वेश्चन ने खुद ही बोला, हिंट दी है कि ये उनका राइट है, तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट हुआ। ओके, so your next question is झूम फार्मिंग। ओह वेरी नाइस क्वेश्चन, झूम फार्मिंग पढ़ा हुआ है ना बच्चों हम लोगों ने। झूम फार्मिंग कौन सी फार्मिंग होती है? झूम फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, स्लैश और बर्न फार्मिंग होती है, लिमिटेड यूज होता है पेस्टिसाइड्स का, या फिर लिमिटेड यूज है केमिकल फर्टिलाइजर्स का। कम ऑन, आई वोंट आंसर फ्रॉम यू गाइस। झूम फार्मिंग हमने पढ़ा हुआ बच्चे, वेरी गुड। झूम फार्मिंग इज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। ओके, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग ये ऐसी होती है जो जलाने के बाद बच जाता है ना, बच स्लैश जो बच जाता है, राख जो बच जाती है उसको हम बोलते हैं। इसको हम झूम या फिर झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, और लोकल नेम इसका क्या है? स्लैश एंड बर्न्स एग्रीकल्चर। इट इज द लोकल नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न्स एग्रीकल्चर। द फार्मर्स हार्वेस्ट जो फार्मर्स है वो हार्वेस्ट करते हैं फॉरेस्ट के ट्रीज को, और बर्न द प्लांट जो बच जाते हैं नीचे, वो छोटे छोटे कण बच जाते हैं उनको बर्न कर देते हैं। द ऐश जो ऐश उसको यूटिलाइज करते हैं फर्टिलाइज लैंड को फर्टिलाइज करने के लिए, which is then used for agriculture और cattle grazing। पराली जलाते हैं, वो पराली का मतलब क्या है? पराली मतलब यही है कि जो छोटे छोटे कण बच जाते हैं बच्चों, छोटे छोटे जो पेज वीड्स जो हैं बच जाती हैं लैंड में आफ्टर कल्टीवेशन, तो उनको वो बर्न कर देते हैं, और बर्न करने के बाद वो एज अ फर्टिलाइजर लैंड के लिए वर्क करती है। ठीक है, सो झूम फार्मिंग इज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। नेक्स्ट इज रोलैंड रॉस। रोलैंड रॉस एक पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में 1902 में, फॉर डिस्कवरिंग ऑफ व्हाट?
रोलैंड रोज को नोबेल प्राइज मिला था 1902 में मेडिसिन के लिए। मेडिसिन कौन सी डिजीज की मेडिसिन जो है रोलैंड रोज ने डिस्कवर की थी बताओ। डेंगू जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है मॉस्किटो से, इजी है, मतलब ऑप्शन से समझ में आ रहा है। मलेरिया जो है मॉस्किटो से होता है, चिकनगुनिया जो है मॉस्किटो से होता है, फिर प्लाक इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, मलेरिया जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है मॉस्किटो, मच्छर से मलेरिया होता है ना में, तो उसकी जो दवाई है रोलैंड रॉस ने बनाई थी 1902 में। ठीक है, ये याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सिंकोना ट्री का कौन सा पार्ट जो है मलेरिया की डिजीज को ट्रीट करने में काम आता है। सिंकोना एक ट्री है। अब इस ट्री का, ये एक ट्री है सिंकोना ट्री, इस ट्री का कौन सा पार्ट, वेदर इट इज लीव्स, इट इज सीड, इट इज बार्क और इट इज रूट, इसका कौन सा, इस ट्री का कौन सा पार्ट जो है मलेरिया की मेडिसिन के लिए काम आता है, मलेरिया की डिजीज में दवाई का काम करता है, बताओ बच्चों। सिनकोना एक ट्री है, मलेरिया की डिजीज को ट्रीट करने के लिए इसका कौन सा पार्ट जो है काम आता है। वेरी गुड, बाग। बाग, सिनकोना एक ऐसा ट्री है, पीपल इसको इसके जो बाग है, बाग व्हाट इज बाग, बाग इज छाल, ये जो पेट की छाल होती है ना, वो जो नीचे ट्रंक में उसके वो छाल निकलती है, जो बाग होता है, बाग जो है यूज करते हैं मेडिसिन बनाने में। सिनकोना इज यूज फॉर इंक्रीजिंग एपेटाइट, एपेटाइट इंक्रीज होने के में मतलब एपेटाइट में हमें हेल्प करता है, प्रमोटिंग एंड रिलीज डाइजेस्टिव जूस के लिए काम करता है, ट्रीटिंग ब्लॉटिंग, fullness and other stomach problems. It is also used for blood vessel disorders including hemorrhoids, varicose veins and leg cramps. Okay, शिंकोना ट्री के जो बाग है ये बहुत सारी चीजों में काम करती है। ठीक है, your next question is poisonous teeth of snake are called, oh very easy question, very easy। जो पॉइजनस टीथ स्नेक के पॉइजनस टीथ को हम क्या बोलते हैं, फैंक्स, फैंक्स, इंसिजर और स्केल्स। वेरी गुड, फैंक्स। फैंक्स जो है पॉइजनस टीथ होते हैं स्नेक के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइजनस स्नेक फाउंड इन इंडिया, हो इनमें से कौन सा जो है नॉन पॉइजनस स्नेक है जो इंडिया में पाया जाता है। रसल वाइपर, सो स्केल वाइपर, ये तो बहुत डेंजरस होते हैं, मैं वैसे ही बता देती हूँ, ये तो वाइपर जो है डेंजरस होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। कॉमन क्रेट और इंडियन रॉक पाइथन, वेरी गुड। इंडियन रॉक पाइथन जो है वो नॉन पॉइजनस स्केल जो नॉन पॉइजनस स्नेक है जो कि इंडिया में पाया जाता है। रसल वाइपर, सो स्केल वाइपर, कॉमन ट्रेड जो है बहुत डेंजरस हैं। आगे हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसा मेथड है कंपोस्टिंग का। ओके, वर्मी कंपोजिटिंग में हम कौन सा क्या यूज करते हैं, टेप वर्म को यूज करते हैं, लिचेस को, अर्थ वर्म को, या फिर हुक वर्म को। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए हम कंपोस्टिंग का कंपोस्टिंग के लिए क्या यूज करते हैं, टेप वर्म, लिचेस, अर्थ वर्म और हुक वर्म। टेल मी गाइस, लिचेस, वेरी गुड। लिचेस होती है वो ब्लैक ब्लैक, आपने कभी देखा होगा, ब्लैक ब्लैक गिलगिले से, जिनको केचवे आई गेस उनको बोलते हैं। ठीक है, उनको यूज करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग में। ये होते हैं लिचेस। ओके, पश्चिमा वेराइटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच, ओके, पश्चिमा जो वेराइटी है वूल की वो हमें किससे मिलती है, शीप से, कैमल से, गोट से या अल्पाका से। पश्मीना शॉल्स बनते हैं ना, पश्मीना शॉल, तो जो पश्मीना शॉल होते हैं उनमें जो वूल लगता है वो वूल हमें कहाँ से मिलता है, शिप से, कैमल से, गोट से, अल्पाका से। नो, नॉट शिप, शिप से नहीं मिलता है, शिप से हमें कॉटन मिलती है, शिप से हमें कॉटन मिलती है, ये मिस्टेक नहीं करना है बच्चों, शिप से कॉटन मिलती है, वूल नहीं। ठीक है, वूल किससे मिलता है, गोट, जो वहां की गोट होती है उनके बड़े बड़े हर्स, ये होती है पश्चिमा गोट, ये चांगथंग्स में मिलती है। चांगथंग एक प्लेस है जहाँ पे जो टेम्परेचर 40 डिग्री -40 से +40 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चंगथंग इनको बोलते हैं, इनको गोट्स का नाम है चंगथंगी गोट्स, चंगथंगी गोट्स, और ये चंगथन में पाई जाती है। चंगथन एक प्लेस का नाम है। ठीक है, जो बेस्ट क्वालिटी की पश्चिमा है वो प्रोड्यूस की जाती है इन द रीजन, इस रीजन में, और जो इकोनॉमिक मेन स्टे है नॉर्मेडिक पीपल ऑफ चांगथांग है ना, नॉर्मेडिक चांगथांग, चांगथांग इज अ प्लेस,
पश्मीना फाइबर इज वेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है. इट इज ब्रिंग यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड फाइनेस्ट शॉल. सबसे जो फाइनेस्ट शॉल बनाने के लिए इसके जो हेयर्स हैं वो काम आता है. ठीक है, इसके हेयर से हमें वूल मिलता है जिनको हम बोलते हैं पश्मीना शॉल्स बनाने में जो काम आते हैं. और चंगथंग गोट्स इनका नाम है. और चंगथंग एक प्लेस है, ये रहती है -40 से +40 के डिग्री सेल्सियस में. नेक्स्ट इज जो इनकम्प्लीट बर्निंग फॉसिल फ्यूल होता है वो किससे होता है? व्हाट इज CO? CO is carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen oxide. जो इन बर्निंग फॉसिल फ्यूल होता है वो किसकी वजह से होता है? वेरी गुड, कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से इन बर्निंग फॉसिल फ्यूल होता है. एनवायरमेंट पोल्यूशन जो है वो इफेक्ट करता है अनडिजायरेबल चेंजेस को. ठीक है, हमारी सराउंडिंग्स में जो भी अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं उससे हमारे एनवायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट होता है जो कि बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालता है प्लांट्स पे, एनिमल्स पे और ह्यूमन बींग्स पे. सब्सटेंस जो पोल्यूशन क्रिएट करता है हम उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट. और जो पॉल्यूटेंट्स सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होते हैं. ठीक है, इन अबंडेंस आर प्रोड्यूस ड्यू टू और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया और ड्यू टू नेचुरल हैपनिंग्स की वजह से. नेचुरल हैपनिंग्स में आपका आता है अर्थक्वेक, ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी हो गई, अर्थक्वेक हो गए, ये सब जो है आपके नेचुरल हजार्ड्स हैं, नेचुरल हैपनिंग्स हैं. और ह्यूमन एक्टिविटीज जो भी हम इससे ग्लोबल वार्मिंग हम कर रहे हैं. ठीक है, सबसे ज़्यादा सीरियस और डेंजरस एयर पॉल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड. कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती है, कोई कलर नहीं होता, हाईली पॉइजनस है लिविंग बींग्स के लिए क्योंकि इसकी जो एबिलिटी है वो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड से. डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में. ओके, so next is a technique of watering plant by making use of narrow tubing which delivers water directly at the base of the plant is called. Okay, एक ऐसी टेक्निक वाटरिंग की, प्लांट्स को जो हम वाटरिंग करते हैं, एक ऐसी टेक्निक जो नैरो करती है बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग का यूज करते हैं और डिलीवर करती है वाटर डायरेक्टली उसके बेस पे, उसके रूट्स पे. यस, वेरी गुड, दैट इज ड्रिप इरिगेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी है सबकी, आप एक बार गो थ्रू कर लेना, मैं PDF दे दूंगी आप लोग को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ट्रैप्स एंड ईट. ओके, ऐसा कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और खाता भी है? प्लांट भी खाता है, देखो इंसेक्ट्स को. कौन सा प्लांट है? कैस्केटा प्लांट, सनफ्लावर प्लांट, कैक्टस और पिक्चर. वेरी गुड, पिक्चर प्लांट. पिक्चर प्लांट जो है ट्रैप करता है और खाता है इंसेक्ट्स को. जो कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज, रेन वाटर को कलेक्ट करना फ्यूचर यूज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? रेन वाटर कलेक्शन, रेन वाटर पंपिंग, रेन डिगिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग. कम ऑन गाइस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. वेरी गुड, योर करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो. मॉस्किटो से हमें कौन कौन सी डिजीज होती हैं? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू और चिकनगुनिया. मॉस्किटो से हमें कौन कौन सी, देखो मलेरिया तो होता है, तो हमें पता है, रोनाल्ड रोज ने जो इसकी मेडिसिन भी निकाली थी 1902 में, ये तो हमें पता चल गया. अब ये ऑप्शन तो आएगा, आएगा भाई, ये तो आएगा. बाकी के ए तो आएगा, जिसमें ए नहीं है वो हट गया, ये हट गया. ठीक है, सी देखते हैं क्योंकि सी से पहले डेंगू होता है क्या? डेंगू होता है? डेंगू, यस, डेंगू और निमोनिया जो है, मलेरिया, डेंगू, सॉरी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये जो है मॉस्किटो से होते हैं. और निमोनिया एक ऐसा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है आपके लंग्स को और एयरवेज को. ठीक है, जो आपके लंग्स और एयरवेज को इन्फेक्ट करता है, जो एक फ्लू है. ठीक है, और कॉमन कोल्ड इसमें होता है. और मोस्ट कॉमन कोज क्या है वायरल निमोनिया का? वो अडल्ट में ज़्यादा रेस्पिरेटरी साइंटिकल वायरस है ये. ठीक है, सांस लेने में जब हमें प्रॉब्लम होंगे दैट इज कॉल्ड निमोनिया, जो कोल्ड की वजह से होता है. ठीक है, ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इंश्योर्स कंडक्टिव. ये पेडागोगी स्टार्ट होगी आपकी ईवीएस की. ईवीएस की पेडागोगी यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी है. ठीक है,
Child-centered classroom ensures conducive environment for students to learn. Which of the following suggests the same? Teacher gives instruction and expects student to obey and be disciplined. टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगी और बच्चों से एक्सपेक्ट करती है कि वो ऑबे करे और डिसिप्लिन रहे। अगर एक कंडक्सिव इन्वायरमेंट क्लास में रखना है, या फिर टीचर जो है टेक्स्ट बुक को रीड करेगी, राइट करेगी, क्वेश्चंस को लिखेगी और आंसर लिख देगी ब्लैक बोर्ड पे और बच्चों से बोली कि उन्हें कॉपी करो। मतलब टीचर जो है टेक्स्ट बुक को रीड करती है, क्वेश्चन और आंसर जो है ब्लैक बोर्ड पे लिख देती है और बच्चों को बोलती है बस आपको इसे कॉपी करना है। इज इट अ गुड? ये चाइल्ड सेंटर्ड है, बताओ चाइल्ड सेंटर्ड कौन सा होगा? टीचर प्रोवाइड लर्निंग सिचुएशन, टीचर जो है लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करती है दैट गिव स्टूडेंट और बच्चों जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो ऑब्जर्व करें, एक्सप्लोर करें, क्वेश्चंस करें, एक्सपीरियंस करें और डेवलप करें अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे वेरियस कंसेप्ट को। या फिर टीचर कंट्रोल करेगी जो भी हो रहा है इन द क्लासरूम एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, और स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन पहले ही मिनिमम बोले तो चाइल्ड सेंटर हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही गलत है। जहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है एक्सप्लोर करने की, वो ही सही होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि कॉपी कर लो, मैंने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे। अब मैं आपको बोलूँ मैंने पढ़ा दिया है, बस मैं आपको समझाऊँ नहीं, बस मैंने लिख दिया, मैंने स्लाइड्स बना दी, आप बच्चों पढ़ लो खुद से। ये तो गलत है, ये तो चाइल्ड सेंटर नहीं हुआ। टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे, बच्चों से एक्सपेक्ट करती है वो डिसिप्लिन रहे, ओबे करे बस, ये भी गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, टीचर जो है आपको लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करती है जो कि बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो ऑब्जर्व करे, एक्सप्लोर करे, क्वेश्चंस करे, एक्सपीरियंस करे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करे बहुत सारे कंसेप्ट्स के साथ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लास फिफ्थ चैप्टर, क्लास फिफ्थ के चैप्टर में अक्रॉस द वॉल एक चैप्टर है। एक टीचर है आरिफ, वो अलाउ करता स्टूडेंट को वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करे स्पोर्ट्स के जो वो खेलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, अच्छा कौन सा एक्सपीरियंस बेस्ट है? अगर मैं आपको बोलती हूँ कि बच्चों आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो जो भी आप गेम खेलते हो, तो ये आपकी कौन सी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है? या तो आपकी स्पोर्ट्स के रूल की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, वैल्यूज उससे रिलेटेड स्पोर्ट्स के, या फिर डेवलप करते हैं अंडरस्टैंडिंग और इश्यूज उससे सिमिलर गेम्स के फॉर बॉयज एंड गर्ल्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है सारे बच्चों को और एक टीम स्पिरिट डेवलप होती है, या फिर एबिलिटी टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस? नो, नॉट, नो नो नो, फोर्थ इज रॉन्ग, फोर्थ इज रॉन्ग। सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की बात तो नहीं हो रही ना, पूरी क्लास का इन्वॉल्वमेंट हो, तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है वह इश्यूज उससे सिमिलर गेम्स में भी बॉयज और गर्ल्स के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल ट्रांजेक्ट ईवीएस इन प्राइमरी? ओके, सबसे मोस्ट सुटेबल ट्रांजेक्ट कौन सी है ईवीएस की प्राइमरी क्लासरूम में? सबसे अच्छा मेथड क्या है प्राइमरी क्लासरूम में ईवीएस को पढ़ाने का? लेक्चर मेथड, चॉक एंड टॉक मेथड, इंक्वायरी बेस्ड और जग एंड मग मेथड। जगमग मेथड तो कोई होता नहीं है तरीका। ठीक है, लेक्चर मेथड और चॉक एंड टॉक मेथड जो ये टीचर सेंटर्ड है और आज के टाइम में स्टूडेंट सेंटर्ड चल रहा है। ठीक है, तो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। फोर्थ क्वेश्चन इज फील्ड विजिट आर इम्पॉर्टेंट इन ईवीएस? फील्ड विजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईवीएस टीचिंग में। ठीक है, उससे बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले अपनी क्लास में पढ़ा था कि ऑब्जर्व करना, एक्सप्लोर करना, एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन एक्टिविटी से बच्चे जो है ईवीएस को सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो फील्ड विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है ईवीएस की टीचिंग में। इनमें से कौन से जो है सही है इस विजिट के बारे में? गोइंग टू अ प्लेस नियर द स्कूल वेयर प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी, स्कूल के नियर बाई प्लेस पे जाना जहाँ पहले से ही प्री प्लानिंग हो और उन एक्टिविटीज़ को बस फॉलो करना है, या फिर डिस्टेंट प्लेस पे जाना एज वेल एज नोन प्लेस पे, नियर बाय प्लेस पे चले जाओ, या फिर गोइंग टू प्लेस ऑफ, या फिर अपनी चॉइस की प्लेस पे जाना चाहिए? आप बताओ। यस, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नियर बाय स्कूल की प्लेस पे हमें जाना चाहिए और प्री प्लानिंग के साथ हमें जाना चाहिए और एक्टिविटीज़ जो उनको फॉलो अप करना चाहिए। नेक्स्ट एज, ये तो बिल्कुल गलत है कि डिस्टेंस पे जाओ, अपनी चॉइस से जाओ। नियर बाय प्लेस जाना है बट प्लानिंग होनी चाहिए, तो ये वाला जो है ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट। एन ईवीएस क्लासरूम शुड बी हैप्पी क्लासरूम? ईवीएस क्लासरूम जो है हैप्पी क्लासरूम होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग सही है? टीचर को हैप्पी रहना चाहिए क्लासरूम में और स्टूडेंट को फॉलो करना इंस्ट्रक्शन हैप्पीली, जो टीचर बोले स्टूडेंट को हैप्पीली फॉलो करना है। एडमिनिस्टर करना है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को ताकि वो जो है फोकस रहे रिटर्न वर्क पे। ओके, ऑब्जर्व करना, एक्सप्लोर करना, बच्चों से पूछना है कि वो एक्टिविटीज करें, या फिर इंश्योर करना है कि दे रीड द बुक एंड अंडरलाइन द टेक्स्ट फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन।
टीचर को ही फॉलो करते रहेंगे तो देखो टीचर सेंटर, ये तो होगा ही नहीं। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बिल्कुल गलत। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो आज के टाइम में है ही नहीं, ठीक है। ऑब्जर्व करना, एक्सप्लोर करना, ये जहाँ पे वर्ड आ जाए आपके, ऑब्जर्व करना, एक्सप्लोर करना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। जहाँ पे स्टूडेंट सेंटर ज़्यादा हो वही वाला आपका पेडागोगी में करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादातर आपको यही चीज़ें जो है ध्यान में रखनी, तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली ट्री जो है यूजफुल टूल है डेवलपिंग एनालिटिकल थिंकिंग अमंग बच्चों के अंदर एनालिटिक थिंकिंग को डेवलप करने के लिए जो फैमिली ट्री हम बनाते हैं वो एक यूजफुल टूल है। बच्चों में एनालिटिक थिंकिंग को डेवलप करना है तो फैमिली टूल जो है एक यूजफुल, फैमिली ट्री जो है एक यूजफुल टूल है। ऑप्शन है आपके, इट इज अबाउट जॉइंट फैमिली एंड द रिलेशनशिप, ये उनको उनकी जॉइंट फैमिली उनके रिलेशनशिप के बारे में बताता है। इट इज ओनली अबाउट इमीडिएट, अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को सिर्फ बताता है। इट इज ओनली अबाउट द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ द फैमिली एंड द रिलेशनशिप बिटवीन अदर फैमिली मेंबर्स। इट परटेन्स द रिलेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द फैमिली अक्रॉस सेवरल जनरेशन, या फिर बहुत सारी जनरेशन तक है। देखो ओनली ओनली तो हो जाता है गलत, सबसे पहले 3 ऑप्शंस को हटाइए। ओनली वाले तो मोस्टली ऑप्शन जो आपको गलत मिलेंगे, पर फिर भी ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सिर्फ जॉइंट फैमिली और रिलेशनशिप नहीं बताता है, ये पर्टेन करता है रिलेशनशिप में उनके मेंबर्स के बीच में और बहुत सारी जनरेशन। जो फैमिली ट्री है ये दादा दादा के, हम बोलते हैं ना ये दादा के पापा थे, हमारे परदादा हैं, ये हमारे बेटे हैं, ऐसे ये जो फैमिली ट्री हमारा बनता है सेवरल जनरेशन हमें दिखाता है, ठीक है। तो फोर्थ आंसर इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन को देखते ही पता चल जाता है, पेडागोगी से तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस एस, जो इंडिकेटर है असेसमेंट करने के लिए ईवीएस में वो क्या है, डिस्कस करना, रिकॉल करना, स्टेटिंग या फिर लिस्टिंग। रिकॉल तो वैसे ही गलत, रट्टाबाजी तो बिल्कुल ही गलत होता है, ठीक है। सो डिस्कसिंग इज द चिल्ड्रन सेंटर, ओके, तो ये स्टूडेंट सेंटर है, यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडर द थीम मैपिंग, मैपिंग एक थीम के अंदर क्लास थर्ड के लिए कौन सी एक्टिविटी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी। अंडर द थीम, एक थीम है मैपिंग फॉर क्लास थर्ड, तो कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगी इसके लिए, ठीक है। आज देम टू ड्रॉ अ स्केच ऑफ देयर हाउस, उनको बच्चों को बोलो कि अपने घर का स्केच बनाओ, या फिर उनको बोलो कि जो रूट होम से स्कूल तक आने के लिए जो रूट था वो बनाओ। आज देम टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ देयर क्लासरूम, अपने क्लासरूम का डायग्राम है, और फिर उनसे ड्रॉ कराओ स्केच उनके नेबरहुड का। मैपिंग, व्हाट इज मैपिंग? मैपिंग इज रूट बनाना, होम से स्कूल तक जो आए हैं वो रूट जो उन्होंने कवर किया है उसके लिए वो उनको कि हम ऐसे गए ऐसे गए, ठीक है। तो मैपिंग इज रूट बनाना, ओके। नेक्स्ट इज अ टीचर हैज टू टीच द, टीचर को सब थीम जो है एक्सप्लेन करनी है एनिमल्स की। क्लास फर्स्ट स्टूडेंट है, उनको एनिमल्स की सब थीम जो है टीच करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी स्ट्रैटेजी जो है सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगी इस थीम को ट्रांजेक्ट करने के लिए लेटर्स को। Ask student to list out the names of animals. Tell names of animals to the student. बच्चों से पूछो कि नाम बताओ एनिमल्स के, या फिर उन्हें एनिमल्स के नाम खुद बताएं। टेक स्टूडेंट को ट्रिप पे लेके जाएं जू में, और टू गिव देम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, ताकि उनको कॉन्क्रीट इज ठोस, ठोस मतलब जो सामने है एक्सपीरियंस कराने के लिए, या फिर उन्हें कलर्ड फोटोग्राफ दिखा दे बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स की, ताकि उनके एनिमल्स में जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाए। यस वेरी गुड। हम ईवीएस में क्या करते हैं, ट्रिप तो फील्ड ट्रिप तो बहुत इंपॉर्टेंट, तभी तो एक्सप्लोर करेंगे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब वो सामने से कोई नेचुरल थिंग्स देखेंगे एक्सपीरियंस करेंगे तो उनके दिमाग में हमेशा है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर द सेशन। कैसी लगी आप लोगों की क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप मुझे, कोई भी क्वेश्चन में, अभी कोई क्वेश्चन नहीं भी आया है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एल्स मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको जैसे फ्री होंगी मैं आपको डेफिनेटली अप्लाई करूंगी। प्लस मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलो, यू विल डेफिनेटली क्वालिफाइड योर एग्जाम। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। अच्छे से प्रिपरेशन करना, बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करना।